बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के पुष्प सज्जा टॉपिक पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये वो कला है जो हमारे को प्रसन्नता व आनंद प्रदान करती है और इससे हमारा जो घर है उसकी आंतरिक सज्जा में चार चांद लग जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य व सुंदरता के दृष्टिकोण से भी बहुत ही लाभदायक है। मनोविज्ञान व नैतिकता की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हरियाली से हमारे को बड़ी परेशानियों से शांति मिलती है और पुष्प की सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। बगीचे का वातावरण बन जाता है और मन की शांति प्रदान करता है और पुष्प व्यक्ति को जीवन में कुछ शिक्षा भी प्रदान करता है और उनकी मासूमियत से नरम कोमल पुष्प देखकर हमें खूब अच्छा लगता है। सजावट के दृष्टिकोण से भी हमारी पुष्प सज्जा हमें बहुत कुछ अच्छा वातावरण प्रदान करती है। तो ये कला के कुछ तत्वों पर बेस्ड होती है और जैसे रेखा इसमें सुंदरता निहित होती है। अब हम पुष्प सज्जा किस प्रकार से करते हैं उस पे ये डिपेंड करती है। जैसे लिली, बेर के फूल, आइरिस आदि जो हैं इनको भी सजाया जाता है और ये रेखाओं को महत्व को समाप्त हो जाता है अगर हम रुचि के अनुसार नहीं संभालते हैं इसको। तो गुलदस्ते जो हैं ये गुलदस्ते हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें बाज़ार से महंगे गुलदस्ते ख़रीदने पड़ें, पर फूलों में खुद में इतना दम होता है कि वो इतने सुंदर नज़र आने लगते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि इतनी सुंदरता इतने से फूल में कैसे आई। बनावट जो है वो हम देखते हैं कि कोई फूल जो है वो बहुत ही नाजुक होते हैं, कुछ खुरदरे से होते हैं, कुछ जंगली फूल होते हैं, तो हम उन सभी का वो उपयोग में ला सकते हैं। रंग अगर हम सोचें तो विभिन्न कलर्स के होते हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। विभिन्न कोई गरम कलर्स हैं, कुछ क्रीम, नारंगी और आँख की लपटों जैसे हैं। सरसों का जो पीले रंग का फूल है वो भी हमें बहुत ही सुंदर दिखता है। फिरोज़ी, हल्का गुलाबी, सिलेटी, बैंगनी, अलग अलग प्रकार के फूल हैं। तो उनकी सजावट हम बाह्य रूप में भी कर सकते हैं और आंतरिक रूप में भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर डेकोरेशन में हम लोग ये बेल वेल लगाते हैं फूलों की और बाह्य आंतरिक सज्जा के अंदर हम गुलदस्ते के रूप में इसको सजाते हैं। और गुलदान जो है सबसे पहले आंतरिक सजावट में आता है फूलदान का चुनाव। फूलदान का जो चुनाव है वो फूलों की ऊंचाई व रंग देखकर फूलदान का चुनाव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस कमरे व मेज पर पुष्प सज्जा करनी है उसके अनुरूप ही पात्र का चुनाव करना पड़ता है। छोटी डंडे वाले पुष्पों को चपटे पात्र में तथा लंबी डंडी वाले पुष्पों को लंबे पात्र में लगाना चाहिए। मेज की ऊंचाई चौड़ाई को देखकर ही हम फूलों की लंबी डंडी वाला और छोटी डंडी वाला लेना पड़ता है। यदि खाने की मेज पर पुष्प सज्जा करनी है तो छोटी डंडी वाला फूल लेना पड़ेगा और उसमें गंध रहित तो ज़्यादा तेज सुगंध नहीं होनी चाहिए और बैठे हुए व्यक्ति का चेहरा देखने में बाधा नहीं आनी चाहिए। फूलदान के अंदर पिन होल्डर होना ज़रूरी है। पिन होल्डर या हम उसको लोहे की तार को भी मोड़कर गुच्छा बना सकते हैं जिसमें कि हम फूलों को अटका सकते हैं। और फूलदान के जो रंग हैं वो मिट्टी के रंग का हो सकता है, लकड़ी के रंग का हो सकता है, कत्थई कलर का हो सकता है, चमकीला, नीला, सलेटी, सफ़ेद, काले रंग का, जैसा भी हमको अच्छा लगे हम चूज़ कर सकते हैं। और जो फूल अपनी टहनी की अपेक्षा भारी होते हैं उन्हें अपारदर्शक फूलदान में रखना ज़्यादा बेहतर रहता है। और सामान्यतः पुष्प सज्जा मेज पर की जाती है तो नेत्रों की सतह से नीचे होती है, अतः किसी को देखने में सुविधा प्रदान करेगी। ऐसी व्यवस्था में फूलों की टहनी को और किसी का ध्यान मुश्किल से ही आ पाता है। इसके विपरीत यदि व्यवस्था में ऊंची मेज पर आंखों की सतह के बराबर ही की जाए तो फूल व टहनी दोनों की ओर लोगों का ध्यान जाता है। अतः व्यवस्था करने से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुष्प को कहाँ सजाना है, हमें डाली भी देखनी है या नहीं दिखानी है। पुष्प को आनंद तभी पूर्ण रूप से उठाया जा सकता है जब सादी पृष्ठभूमि में रखा जाए। अगर हम चित्रित पृष्ठभूमि में रख देते हैं कोई डिज़ाइनदार चीज़ों पे या हमारा जो
डिज़ाइनदार जो हमारी दीवार है उस पे अगर हम करें तो शायद हम, अगर बैकग्राउंड में कोई ऐसी फूल या चित्रित या हमारा जो दीवार है उस पे खूब सारे डिज़ाइंस हैं और उस पे हम फ्लावर अरेंजमेंट करेंगे तो वो इतना सुंदर नहीं लगेगा। प्लेन दीवार होगी तो उस पे ये सुंदर दिखेगा। इसी तरीके से अगर हम चित्र या दर्पण के पास फूलदान रखने के कोशिश करते हैं तो उसमें हमारा वो चित्र दर्पण में जो दिखता है वो हमें उचित नहीं प्रतीत होगा। तो वो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि इसको ऐसी पृष्ठभूमि रखें। इसी तरीके से जब बड़े हम फूलदान रखना चाहते हैं तो कभी भी उसको कोनों में ही रखा जाता है, कभी भी बीच में न रखें, नहीं तो वो बीच में हमारे आने जाने के रास्ते में अड़ता है तो गिरने की संभावना रहती है और टूटने की संभावना रहती है। पुष्प विन्यास के भी कुछ सिद्धांत का फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए हम संतुलन बनाए रखें, ध्यान रखना ज़रूरी है। लंबी टहनी के फूल को आमतौर पर इस तरह सजाया जाता है कि वो पात्र में मध्य से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे। उसके उपरांत सबसे बड़ा और अधिक प्रमुख फूलों का उस केंद्र के चारों ओर लगाना चाहिए। अंत में छोटे छोटे फूलों और उनसे दूर लगाकर संतुलन उत्पन्न किया जाना चाहिए। पुष्पों में संतुलन लाने की समस्या को भी हल किया जा सकता है यदि कोई स्मरण कर ले कि भारी फूल केंद्र के पास लगाएंगे और समान आकर्षण प्रभाव उत्पन्न हो सके। इसलिए आवश्यक नहीं कि सब पुष्पों का आकार समान हो। दूसरा सिद्धांत लय है। लय भी पुष्प विन्यास में आवश्यक है जिससे आंखों गुलदस्ते के एक भाग से लेकर दूसरे भाग आसानी से घूम सके। इसको लय में होना चाहिए। रेखाओं व रंगों का आकार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार खिले हुए फूलों को इधर उधर लगाने पर दबाव का भाव पैदा किया जाता है। फूलों का फूलदान में ज़बरदस्ती से नहीं ठूंसना चाहिए, कुछ दूर दूर स्थान छोड़कर रखना चाहिए। यदि कोई गृहिणी थोड़े से पुष्पों के आकर्षक व्यवस्था करनी चाहती है तो उसको फूलदान के अनुसार फूलों के अनुपात में अवश्य सोच कर लेना चाहिए। यदि 3 पुष्पों की व्यवस्था करनी है तो जैसे उसमें चित्रण दिखाया है वो सबसे लंबी टहनी को काट कर देना चाहिए जिससे उसकी लंबी पात्र में चौड़ाई से 1.5 गुनी रहे। यदि लंबी फूलदान उपयोग में लाया है तो फूल की टहनी को लंबाई फूलदान की लंबाई से 1.5 गुनी होनी चाहिए। यह लंबा फूल जैसे स्थान पर लगाना चाहिए जैसे फूलदान के बीच उठा हुआ दिख सके। टहनी एक और दूसरी झुकी हो सकती परंतु फूलदान के केंद्र बिंदु के आसपास होना चाहिए। पत्तियों को भी इसी प्रकार लगाना चाहिए जिससे वो उगते हुए पेड़ पर लगती हैं। प्रत्येक फूल व पत्ती की लंबाई काफ़ी भिन्न भिन्न होनी चाहिए जिससे एक दूसरे में लय उत्पन्न हो सके। दबाव या बल एम्फेसिस कहते हैं, जो पुष्प सज्जा में बल देने के लिए विरोधी रंग अथवा चमकीले रंग बड़ी संख्या में पुष्पों का प्रयोग किया जा सकता है। अनुपात में पुष्प सज्जा में अनुपात होना चाहिए। यदि लंबा फूलदान है तो फूल की टहनी लंबाई फूलदान की लंबाई से 1.5 गुनी होनी चाहिए। अनुरूपता, पुष्प सज्जा करते समय अनुरूपता का भी ध्यान में रखना चाहिए और हमें उसमें एकता नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फूल बिखरे हुए पड़े हैं। और पुष्प सज्जा करते समय कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि फूलों को सदैव प्रातःकाल सूर्योदय से पहले काटना चाहिए या फिर सूर्यास्त होने पर काटना चाहिए। इससे जल्दी नहीं मुरझाएंगे वो। फूलों को काटकर पानी में रखना चाहिए और टेढ़ा काटना चाहिए हरदम। ऐसा करने से फूलों में ताजगी रहती है। सब पुष्पों को सजाना हो तो उसको पानी से निकालना चाहिए। काफ़ी देर पहले निकाल लेने से भी मुरझा जाते हैं। पुष्प से अधिक कठिनाई न हो इसलिए कैंची या छुरी से काटना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। एक तो पात्र में लगाने के लिए विशेष रूप से पिन होल्डर की लगाने में कठिनाई नहीं होती और दूसरा उससे पानी का बहाव ठीक रहता है। पात्र या फूलदान में इतना पानी भरना चाहिए कि केवल फूल की टहनी ही भीगे, फूल या उसकी पत्तियां न भीगने पाएँ। पुष्प सजाने के लिए पात्र को नित्य साफ करना चाहिए, नहीं तो सड़ने या कीड़े पड़ने का डर रहता है। नित्य पानी बदलने से फूल 2 या 3 दिन तक आसानी से चलाए जा सकते हैं। पानी में नमक डालने से पुष्प जल्दी खराब या मुरझाते नहीं हैं। पुष्प सदैव मौसम के अनुसार ही सजाने चाहिए। ऐसा करने से सुंदर, आकर्षक और आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। परंपरागत शैली। अब हम पुष्प के विन्यास के प्रकार देखते हैं। परंपरागत शैली में हम विभिन्न रंगों के आकार के पुष्प एकत्रित करके गुलदस्ते में डाल देते हैं और उन्हें अपने सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जमा देते हैं और कोई आकार, रंग वगैरह का ध्यान नहीं रखा जाता है। विदेशी शैली में
पुष्पों को सजाया जाता है। जापानी ढंग से पुष्प को सजाया जाता है कि अनियमित संतुलन पर बल दिया जाता है। इस प्रकार संतुलन की व्यवस्था 3 टहनियों से की जाती है। इन तीनों टहनियों के 3 वस्तुओं की ओर संकेत करती है। पहली शाखा सीधी लंबी होने के कारण स्वर्ग का संकेत करती है, और इस टहनी को पुष्पों की लंबाई पात्र की लंबाई से दुगनी होती है। दूसरी टहनी लंबाई पात्र से बराबर होती है, वो मनुष्य की ओर संकेत करती है। और तीसरी टहनी लंबाई पात्र की लंबाई से 1/8 गुना होती है, जो पृथ्वी की ओर संकेत करती है। यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए केवल 3 ही पुष्प या टहनी चाहिए। पुष्प व्यवस्था बहुत से पुष्पों में की जा सकती है, किंतु किन्हीं 3 मुख्य सिद्धांतों को इंगित करते हुए व्यवस्थित करते हैं। आधुनिक शैली में पुष्प व्यवस्था परंपरागत और पूर्वदेशी शैली से मिश्रित रूप है, और इसमें गुलदस्ते के रूप में काट कर सजाया जाता है। फूलदान चपटे पात्र में पिन होल्डर की सहायता से सजाया जाता है। गृह सज्जा में किसी भी शैली का प्रयोग कर सकते हैं, और शैलियों की पुष्प व्यवस्था की जा सकती है। और हम सभी तरह के चीनी मिट्टी के पात्र या गुलदान हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। कांच के, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के, धातु के, टीन के, प्लास्टिक के, और ये सभी गुलदान बहुत ही आकर्षक लगते हैं। हम तरह तरह के फ्लावर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकारों के फ्लावर अरेंजमेंट्स या पुष्प सज्जा इस प्रकार है। 9 प्रकार से हम फूल सज्जा कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहली है फैन के आकार की फूल व्यवस्था। पंखे के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। खाली जगह को हम फिलर के हिसाब से भर सकते हैं। वर्टिकल फ्लावर अरेंजमेंट, इसमें हम सीधे लंबे लंबे फ्लावर्स लगाते हैं और बास्केट में सजाते हैं, और विभिन्न आकार और रंगों के होते हैं। क्षैतिज फूलों की व्यवस्था, उसमें उथले कंटेनर का उपयोग करते हैं, और बड़े फूलों के साथ एक तरफ फूलों की शाखाएं होती हैं, जिसमें विभिन्न आकार जिगजैग रूप में सुगंध वाले और सब फूल रखते हैं। त्रिकोण फूल या त्रिभुजाकार फूल व्यवस्था, इसमें फूल को काटकर अच्छी तरह से छटनी कर लेते हैं और त्रिकोण रूप में ही छटनी कर देते हैं, और विवाह समारोह वगैरह में ये लगाए जाते हैं। ओवल फूल व्यवस्था, अंडाकार बीच में रूप देते हैं, और चमकीले फूल होते हैं बीच में, और साइड में ऊंचे फूल और पत्तियां और डालियां अंडाकार रूप में सजा देते हैं। वर्धमान पुष्प व्यवस्था, चांद के आकार का ग्लैडिनोमा और कॉर्नेशंस और लचीले तने का प्रयोग करते हैं। चमक डाल वाले फूलों का भी प्रयोग करते हैं। हरे पत्ते भी उसमें सजाते हैं। ऐसा आकार का में भी दे सकते हैं। क्रिसेंट फ्लावर अरेंजमेंट में हम सी टाइप में उसको जमाते हैं। कैस्केड, उसमें हम घास का प्रयोग करते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार से हम फ्लावर व्यवस्था की जा सकती है, और इनके अनुरूप हम आंतरिक सज्जा में बढ़ावा ला सकते हैं, और उससे हमारा जो सज्जा है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हम कई चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। इसके बहुत से लाभ हैं। तो इसलिए फ्लावर अरेंजमेंट करना भी एक कला है, और इसे ज़रूर सिद्धांत के अनुरूप करना चाहिए। धन्यवाद।